इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पावर फैक्टर के बारे में। देखिए, पावर फैक्टर क्या होता है। जो एंगल जो है वोल्टेज और करंट के बीच में बनता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर फैक्टर को कॉस फाई के द्वारा निरूपित किया जाता है। फाई क्या है? इलेक्ट्रिकल एंगल है जो कि वोल्टेज और करंट के बीच में बनता है। और पावर फैक्टर जो होता है केवल आपको पावर फैक्टर जो होता है आपको वो ओनली एसी में ही वेरी करता है, नहीं तो ऐसे डीसी सर्किट में आपको पावर फैक्टर यूनिटी ही होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है डीसी में। तो जो वेरिएशन मिलता है हमको एसी में मिलता है। अब देखते हैं इसमें पावर फैक्टर को जानने से पहले हम लोग कुछ इंडक्टर का और कैपेसिटर के प्रॉपर्टीज़ का पुनरावृत्ति कर लेते हैं। देखिए, जैसे इंडक्टर जो होता है उसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस पाया जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो इसका होता है 2πfl। 2πfl होता है। और एक्स कैपेसिटर में जो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है 1/2πfc होता है। ये एक्सल एक्सी जो है कह सकते हैं हम लोग प्रतिरोधकता का भाई ही है, ठीक है। और ये क्या करता है? करेंट का विरोध करता है, करेंट की प्रवाह का विरोध करता है। अब एक चीज़ देखिए, किसी भी फॉर्मूले में जब भी आपका कभी दो कंडीशन मिल सकते हैं। एक तो होता है केवल एक्सएल इक्वल टू पाई एफ एल, और ऐसा भी हो सकता है एक्स इक्वल टू 1/2πfc। मतलब कि एक जगह आपको अंश बटा हर भी मिल सकता है, एक जगह केवल अंश भी मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है, इस कंडीशन में कभी भी जब आपका एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब इक्वल टू 2πfl होता है, इसका अर्थ क्या है कि ये अंश है और ये जो है इसका सहयोगी बनेगा। ये जो है इधर इसका सहयोगी होगा। कहने का अर्थ क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी एफ से फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो एक्सएल भी बढ़ जाएगा, इंडक्टेंस बढ़ जाए तो एक्सएल बढ़ जाएगा। उसी तरह एक्स सी इक्वल टू 1/2πfc है, तो अंश एक है, हर जो है 2πfc है। तो ये जो नीचे जो हर है वो एक्सी का दुश्मन होगा, विरोधी होगा। अब जैसे कह सकता है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए या कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगा। तो ये चीज़ समझ के चलिएगा ताकि आपको आगे परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पावर फैक्टर होता है वो तीन प्रकार के होते हैं: लीडिंग, यूनिटी और लैगिंग। लीडिंग, यूनिटी और लैगिंग होते हैं। अब देखिए, एक्चुअली पावर फैक्टर में होता क्या है, हम करेंट के सापेक्ष वोल्टेज की स्थिति या वोल्टेज के सापेक्ष करेंट की स्थिति को देखते हैं। अब पहले बात करते हैं लीडिंग की। देखिए, लीडिंग में क्या होता है, आपको जैसे कि मैंने बताया कि लीडिंग में क्या होता है, आपको करेंट जो है वोल्टेज से आगे रहेगा, किसी इलेक्ट्रिकल फाई एंगल के द्वारा आगे रहेगा। मतलब फाई का कुछ ना कुछ वैल्यू हमको प्राप्त होगा और करेंट आगे रहेगा, वोल्टेज से ऊपर रहेगा करेंट, तब हम कहेंगे लीडिंग है। पावर फैक्टर कैसा है? लीडिंग है। अब देखिए, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एंगल एफ फाई है वो सम वैल्यू का होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा और कॉस फाई का मान कुछ वैल्यू में आएगा। अब देखते हैं क्या है इसमें कि ये जो लीडिंग पावर फैक्टर पाया जाता है वो कैपेसिटिव सर्किट में पाया जाता है। और कैपेसिटिव में देखिए, जैसे कि कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, एक्स सी इक्वल टू 1/2πfc होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी जो है हाई रखते हैं तो इस सर्किट में बहने वाला करेंट जो है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं
उसको घर्षण ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया है इसमें जो है आपको फ्रीक्वेंसी हाई होने पे एक्सी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये एक्सी घटेगा। तो इसका कारण क्या होगा, ये करंट को स्मूथली प्रवाहित होने देगा। हाँ, और कैपेसिटर जो है वोल्टेज को, वेरिएबल वोल्टेज को रोकता है, तो वो करंट से पीछे रहेगा। वही दर्शाया गया है यहाँ पे, वोल्टेज जो है करंट से पीछे है कितना डिग्री एंगल द्वारा, 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिकल एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटिव सर्किट में हमेशा वोल्टेज को कैपेसिटर रोकने, वेरिएबल वोल्टेज को रोकने का काम करता है और करंट को स्मूथ पाथ प्रदान करता है। इसलिए वोल्टेज हमेशा आपको कैपेसिटिव सर्किट में करंट से पीछे रहता है, और कैपेसिटिव सर्किट में 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल से पीछे रहता है। इस प्रकार से पी एफ इक्वल टू कॉस 90 डिग्री हो गया, तो पी एफ इक्वल टू कितना होगा, जीरो। पी एफ कितना हो गया, जीरो। लीडिंग इसलिए क्योंकि करंट आगे है। फिर देखते हैं दूसरा, यूनिटी में क्या होता है, आपका करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चलते हैं, इसलिए उनके बीच कोई इलेक्ट्रिकल एंगल नहीं बनता है। इसलिए फाई जो इक्वल टू होता है 0 डिग्री हो गया, इलेक्ट्रिकल एंगल 0 डिग्री हो गया, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 का अर्थ हो गया यूनिटी हो गया। अब ये कैसा सर्किट में मिलेगा, ये रेजिस्टिव सर्किट में मिलेगा। रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है, इस कारण से आपको यूनिट मिलेगा। इसके बीच में एंगल तो बना नहीं, तो पी एफ इक्वल टू कॉस फाइव, कॉस इक्वल टू 0, तो पी एफ का मान कितना गया, 1 हो गया। तो ये रेजिस्टिव सर्किट में हमको पी एफ 1 मिलता है, एक यूनिटी कह सकते हैं, मिलता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, लैगिंग क्या होता है, इसमें देखते हैं कि हमारा करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे होता है सम इलेक्ट्रिकल एंगल के द्वारा, ठीक है, सम वैल्यू मिल सकता है। और इस प्रकार जो है आपका कॉस फाई का भी सम वैल्यू आएगा इसके एंगल के वैल्यू के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं एक्सेल बराबर ये किस में मिलता है, इंडक्टिव सर्किट में। इंडक्टिव सर्किट में एक्सेल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल। मतलब कहने का अर्थ ये है, अब यहाँ ये एक्सेल का सहयोगी है, ये पूरा एक्सेल का सहयोगी है, मतलब कि ये बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा या एल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब देखिए एसी सर्किट में हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो हमको इसका जो करंट फ्लो होने वाला है उसको घर्षण ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा इस करंट को, और वोल्टेज जो है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वो वोल्टेज जो अपना जगह में है, और ये घर्षण ज़्यादा मिलने के कारण ये वोल्टेज को 90 डिग्री नीचे की ओर पीछे रह जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री पीछे की ओर पीछे रह जाएगा। और इस प्रकार से उसमें जो इंडक्टिव सर्किट में जो करंट जो है वोल्टेज को 90 डिग्री लैग करता है। 90 डिग्री लैग मतलब क्या होता है, पीछे होना, और लीड का अर्थ क्या होता है, आगे होना। तो करंट की पोजीशन क्या है, वोल्टेज से नीचे है, मतलब पीछे है, इसलिए इसको लैगिंग कहते हैं लैगिंग। अब देखते हैं यहाँ पे पी एफ इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, तो पी एफ इक्वल टू 0, तो और लैगिंग, मतलब कहने का अर्थ ये है, ऑल ओवर आपका इसमें इस पावर फैक्टर सर्किट में आपका लीड प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपका जो पी एफ होता है वो भी 0 डिग्री होता है, लेकिन क्या होता है, लीडिंग होता है। और आपका इंडक्टिव सर्किट में आपका पी एफ 0 ही होता है, लेकिन लैगिंग होता है। लैगिंग कहने का अर्थ क्या है, करेंट आपका वोल्टेज से पीछे है। लीडिंग कहने का अर्थ क्या है, करेंट आपका वोल्टेज से आगे है। तो इस प्रकार से आपका हमारा पावर फैक्टर प्राप्त होता है हमें विभिन्न सर्किट में। अब हम देखते हैं पीएफ जो है आपको आरसी सर्किट में, आरएलसी सर्किट में
और आरएल सर्किट में किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, पहले बात करते हैं आरसी सर्किट में। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एंगल जो फाई प्राप्त होता है, उसको जब हम कॉस फाई के वैल्यू में जब प्राप्त करते हैं, तब जो प्राप्त वैल्यू होता है वो पीएफ कहलाएगा। केवल इलेक्ट्रिकल डिग्री को हम अगर लिख दें तो वो पीएफ नहीं कहलाएगा, उसको हमको न्यूमेरिकल मतलब अंक वैल्यू में डिग्री, ये तो आपको जो फाई मिला वो डिग्री वैल्यू में है, हमको चाहिए उसको अंक की वैल्यू में। तो अंक वैल्यू जब हम कॉस फाई का मान निकालेंगे उस डिग्री के हिसाब से, तब जो वैल्यू आएगा उसको हम उस वैल्यू को हम पीएफ कहेंगे, पावर फैक्टर वैल्यू। अब देखते हैं आरसी सर्किट में। आरसी सर्किट में क्या होता है, आपका एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है आपको कैपेसिटर के, तो आर रेजिस्टेंस है, एक्सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो उस कंडीशन में जो होता है आपका कॉस फाई हो जाता है आर बाई जेड, आई इक्वल टू हो जाता है वी बाई जेड, और आपका ये जो है जेड बराबर हो जाता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल एक्सएल स्क्वायर। तो एक तरह से देखते हैं क्या कि आपका जो घर्षण करंट के लिए जो है पहले की अपेक्षा अधिक हो जाएगा, क्योंकि पहले केवल एक्सी काम कर रहा था, लेकिन अब रेजिस्टेंस जुड़ गया तो दोनों को मिली जुली शक्ति प्राप्त काम करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका टी जो है जेड जो है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब अधिक पहले से अधिक हो गई। तो अब इसके कारण क्या होगा, इसके यहाँ पे जीरो रिफरेंस का अर्थ हो गया कि हम एक समतल अक्ष से मतलब एक लेवल से में स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम जीरो रिफरेंस लेते हैं। जीरो रिफरेंस में वोल्टेज जो है, क्योंकि आपका कैपेसिटिव आरसी सर्किट है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है उसको हम रिफरेंस यहाँ मानते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं जैसे कि एक्सी जो है फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण जैसे हाई होता है तो एक्सी जो है कम होते जाता है, मतलब करंट जो है आगे भागेगा। तो करंट आगे भागा। अब देखिए, पहले जो हम लोग सर्किट देखे थे उसमें क्या था, केवल अगर कैपेसिटिव सर्किट था तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, पहले की अपेक्षा क्या हुआ, घर्षण अधिक होने के कारण करंट को जो है वो वोल्टेज को उतना अधिक 90 डिग्री के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाए, लीडिंग नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंगल वो 90 डिग्री से वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका जेट कितना आ रहा है उसके आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच, वो हमारा पहले की अपेक्षा मतलब कैपेसिटिव सर्किट की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पावर फैक्टर क्या बने रहेगा, लीडिंग पीएफ ही बना रहेगा उस कंडीशन में भी, ठीक है, क्योंकि करंट जो है अभी भी वोल्टेज से आगे है, ठीक है। और तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। अगर यहाँ एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू 10 इनवर्स 1 एक्सएल बाई एक्सी बाई आर, 10 पे पावर -1 एक्सी बाई आर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें हो गया आपका, तो हम यहाँ पे किस तरह से एंगल निकाल पाए ये देख रहे हैं। ये जब कैपेसिटर सर्किट था, कैपेसिटिव सर्किट, तब ऐसा था। अब दोनों काम कर रहा है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, तो एंगल यहाँ पे पहले की अपेक्षा कम हो गया है। अब देखते हैं हम, इसके बाद हम देखते हैं आरएल सर्किट में। तो आरएल सर्किट में क्या, रजिस्टर जो है इंडक्टर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला सेम रहेगा, एक कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड, आई इक्वल टू वी बाई जेड। और यहाँ पे क्या होता है, जेड बराबर हो जाता है वही आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो अब देखिए, तो अब घर्षण जो होता है करंट के लिए बहुत ही अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही हमने बताया था कि जो इंडक्टिव सर्किट जो होता है वो करंट का अपोज करता है, तो ऑलरेडी वो घर्षण ज़्यादा दे रहा था। अब चूंकि रेजिस्टेंस जुड़ गया तो और घर्षण अधिक मिलेगा। तो उस कंडीशन से क्या होगा, आपका उस कंडीशन से हम देखते हैं कि आपका ये यहाँ देखेंगे, यहाँ पे होगा क्या,
आपका ये डायग्राम, ये जो फेजर डायग्राम है उसको देखते हैं। यहाँ पे वोल्टेज जो है, यहाँ वोल्टेज जो है उसको जीरो रेफरेंस में रखें। पहले जब इंडक्टिव सर्किट केवल था तो आपका लैग कर रहा था 90 डिग्री से, लेकिन अब क्या हुआ, घर्षण और ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा लैग करेगा। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि जब इस सर्किट में, रेजिस्टिव सर्किट, आरएल सर्किट में आपका जो है करेंट जो है इंडक्टिव सर्किट की तुलना में और ज़्यादा करंट लैग करेगा, और जो है आपका एंगल जो वोल्टेज करंट के बीच है वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ ज़्यादा हो गया एंगल। और इधर देखते हैं आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट में क्या है, आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है। तो कैपेसिटर के पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इंडक्टर के पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और जो है वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ दो कंडीशन उत्पन्न हो रही है। दो कंडीशन क्या उत्पन्न हो रही है, अगर एक्सी जो है बड़ा है एक्सएल से, तो एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तब क्या है cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड आई वी बाई जेड, जो फॉर्मूला वही। बस यहाँ जो जेड इम्पीडेंस है, जो कुल घर्षण काम करने, नया घर्षण काम करने लगता है करंट के विरुद्ध में, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं यहाँ पे। और ये भी एक तरह से उसका भाई ही कहिए, प्रतिरोधकता का भाई ही कहिए है, ठीक है, बड़ा भाई कहिए। अब देखिए यहाँ पे जेड इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल। जब एक्स सी बड़ा है तब एक्स सी माइनस एल एक्स एल का होल स्क्वायर होगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक्स सी एक्स एल का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ये पूरा खबर है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में जो हम डायग्राम बनाएंगे इसका, तो आपको क्या है, देखिए जब आपका ये जो था यहाँ पे, जब ये कैपेसिटिव सर्किट था, तुम देखे थे 90 डिग्री करंट जो है वोल्टेज को लीड कर रहा था। और उसके बाद जब आपका जो आरसी सर्किट बना तो थोड़ा सा 90 डिग्री से वो कम हो गया। ठीक है, ये काम कर रहा है आपका, ये आरसी सर्किट में, आरसी सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला। और ये था केवल जब आपका कैपेसिटिव सर्किट था तब। लेकिन अब जो यहाँ पे ये प्राप्त हो रहा है एंगल, ये जो प्राप्त हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आर एल सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, पहले की अपेक्षा इसका जो करंट जो है वोल्टेज के बीच, करंट और वोल्टेज के बीच का कोण जो है पहले की अपेक्षा और कम हो गया है, और कम हो गया है। यहाँ दिख रहा है कि पहले इस दोनों कंडीशन की अपेक्षा बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या, कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो। तो एक्सएल जब ग्रेटर देन एक्सी रहेगा तो उस कंडीशन में, एक्सएल जब ग्रेटर देन एक्सी रहेगा तब उस कंडीशन में जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। अब देखिए एक्सएल चूँकि बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब ये करेंगे। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है उसको देखते हैं हम लोग। तो इस कंडीशन में ग्राफ बनेगा तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको कहीं ना कहीं ये एक्सी जो काट रहा है। ठीक है, एक्सी जो काट रहा है, ये दोनों चूंकि एक्सएल और एक्सी एक दूसरे का विरोधी होता है तो वो अपना विरोध के हिसाब से काम करता है। उस कंडीशन में देखते हैं तो जब यहाँ पे आपका, जब ये इंडक्टिव सर्किट था केवल, तो हम देखते थे क्या कि वोल्टेज को 90 डिग्री से करंट लैग कर रहा है। लेकिन जहाँ उसमें हम आरसी लगाए, आरएल सर्किट बनाए थे इसको, तो हमारा ये कुछ न कुछ एंगल से हमको बढ़ गया था, कुछ न कुछ एंगल से ये यहाँ पे बढ़ गया था। यहाँ पे ये वाला लाइन जब ये काम कर रहा था किसमें, आरएल सर्किट में काम कर रहा था तो ये बढ़ गया था। लेकिन जहाँ हम एक्सी का साथ जोड़ दिए, मतलब कैपेसिटर को साथ में जोड़ दिए, तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का प्रभाव को एक्सी क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके कारण जो ये एंगल है वो खसक के थोड़ा पीछे आ गया,
तो यहाँ पे देखते हैं क्या, इस कंडीशन में हमारा RLC कंडीशन में आपका एंगल जो है 90 से एबव है, लेकिन RL सर्किट से नीचे है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे करेंट जो है 90 डिग्री से अधिक लैग करेगा, लेकिन RL सर्किट की तुलना में क्या है, वो कम कोण बनाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपका जो है हमारा पावर फैक्टर जो है, इस प्रकार से इन प्रकार के विभिन्न स्थितियों में विभिन्न प्रकार के वैल्यू और आपको कोण एंगल प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल प्राप्त होता है। और इलेक्ट्रिकल एंगल अलग अलग प्राप्त होने के कारण आपका पावर फैक्टर का मान भी अलग अलग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका PF काम करता है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।